स्वागत है। जैसे कि हम अ, अपने इस चैनल के वीडियोस के माध्यम से कोशिश करते हैं कि एचआर, एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्लायंस, आईआर और लॉ लॉ वो जो हमारी डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है, लीगल टैक्टिक्स या कहीं ना कहीं एचआर की विधा से जुड़ी हुई हैं, तो हम उसकी छोटी छोटी इन शॉर्ट इंफॉर्मेशन और जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो उसके पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि मेरा पर्सनली अपना इंटेंशन है कि मैंने जो भी अब तक अपना एक क्वालिफिकेशन एक पर्टिकुलर फील्ड में काम करने के लिए, एचआर में काम करने के लिए, और जो मेरा अपना अनुभव है मैं उसको शेयर करूं उन सभी व्यूअर्स को जो एचआर के डे टू डे ट्रेड्स के बारे में जानकारी लेना हो और लेना चाहते हैं। और अब मुझे ये बहुत अच्छा लगता है अब धीरे धीरे, क्योंकि अभी मेरा चैनल नया है और इसमें अभी कुल 3 महीने अभी हुए हैं, होंगे अब 3 महीने। और इसमें अभी मैंने सिर्फ सिटिंग जॉब वर्क किया है, अभी फील्ड वर्क नहीं किया है किसी भी तरह का। मुझे अच्छा लगता है कि इसमें कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो अपना थोड़ा सा एडवाइस भी देते हैं मेरे को कमेंट सेक्शन में, अपने कमेंट्स को पोस्ट करके, कि कभी कभी वो बोलते हैं आपकी आवाज़ थोड़ी कम आती है, इस टॉपिक पे आप बनाइए। तो मुझे अच्छा लगता है कि शायद मेरे वीडियोस से कुछ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन एचआर से रिलेटेड व्यूवर्स को मिलती है। तो आइए इसी श्रृंखला में आज हम एक थोड़ा सा अलग सा टॉपिक लेते हैं। देखिए, चूँकि मेरा जो मोटिव है इस चैनल को बनाने के पीछे, उसका मोटिव ये है कि मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को शेयर करूं। तो आज हम एक बहुत ही की टॉपिक पे बात करते हैं और मैं इस टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगी। देखिए, मैंने अपने चैनल में कुछ ऐसे टॉपिक्स लिए हैं जिनको मैं आगे बढ़ाऊंगी। जैसे एक है वीमेन एम्पावरमेंट। तो चूँकि अभी तो मैं अभी अपने होम टाउन में हूँ, धीरे धीरे व्हेन आई विल गो आउटसाइड तो मैं कुछ ना कुछ उन महिलाओं से बात करूँगी जो अपने अपने फील्ड में, उनसे कम कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करूँगी, उनसे बात करूँगी, ताकि और सभी महिला पुरुषों को, सभी व्यक्तियों को एक मोटिवेशन मिले कि कैसे कैसे स्ट्रगल करके वो एक मुकाम तक पहुँची। और उसी तरह से हम कुछ टॉपिक्स लेते हैं जैसे इंटरव्यू, जॉब, जबकि वो एचआर का इतना एरिया नहीं होता है। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन इज़ वन ऑफ द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए ह्यूमन रिसोर्स। तो बट चूँकि क्या होता है, ज़्यादातर जो फ्रेशर्स होते हैं वो वीडियोस को देखते हैं, तो उनकी ये रिक्वायरमेंट होती है कि हम उनको हाउ टू गेट ए सुटेबल जॉब इन द प्राइवेट सेक्टर इधर और इन पब्लिक सेक्टर। तो उसके बारे में भी हमने कोशिश की अपने वीडियोस के दायरे से कि हम उसको एक श्रृंखला में आगे बढ़ाएंगे। इसी तरह से एक पार्ट आता है कंप्लायंस। तो देखिए, एचआर में अगर कोई भी मैं एचआर मैनेजर की अगर उससे बात करूँ, एक फोकस करूँ एक एचआर मैनेजर के टास्क को, तो वो टास्क सबसे ज़रूरी होता है जो लोकल लेबर लॉज होते हैं उनको अपनी कंपनी की एचआर पॉलिसीज़ के साथ जो है वो इस तरह से डिज़ाइन करके कि वहाँ वो जो एप्लीकेबल लॉज हैं उनका इनपुट देकर हम एक बेस लेकर के एचआर पॉलिसीज़ को बनाते हैं और कंपनी को की पॉलिसी, एचआर पॉलिसीज़ को उस दिशा में रन करते हैं। ठीक है, जिससे एम्प्लॉयज़ को भी जो है वो एक तो ट्रांसपेरेंसी मिलती है, कम्युनिकेशन सिस्टम चैनल जो है वो कंपनी का मजबूत होता है और उनको काम करने में सुविधाएं मिलती हैं। मोर ओवर दे आर अवेयर ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज वेल, कंपनी के रूल्स रेगुलेशन का पता लगता है और साथ ही उनको एक बिलोंगिंगनेस कंपनी से महसूस होती है कि हम, हमारी कंपनी एक फैमिली की तरह है या हम उसके सदस्य हैं और हमको ऑनेस्टली अपना वर्क करना चाहिए। तो उसका एक पार्ट होता है, देखिए, स्टेटरी कंप्लायंस। तो ये थोड़ा सा एचआर का जॉब यहाँ पे आके थोड़ा टफ हो जाता है, बिकॉज जब हम कंप्लायंस की बात करते हैं तो उसमें बहुत बारीक बारीक ऐसी कदम होते हैं, स्टेप्स होते हैं, कहीं ना कहीं उसमें लॉ लॉ को जो है बाइंड अप बाय लॉस, तो वो कायदे कानून से बंधे हुए होते हैं। ओके, तो कुछ डे टू डे एचआर डिपार्टमेंट में ऐसे काम होते हैं, ऐसी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करना होता है एचआर प्रोफेशनल को। मेनली एचआर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एचआर हेड की, चाहे वो डीजीएम एचआर हो या वीपी एचआर हो, जिस कंपनी के हिसाब से जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है और टॉप पे एचआर पर्सन होते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो लोकल लेबर लॉज को इम्प्लीमेंट करें। तो इस सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। आज सिर्फ छोटी सी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे बिकॉज चैप्टर इज़ बिग, टॉपिक इज़ बिग। मोर अगर कानून से जुड़ा हुआ कोई इन्फॉर्मेशन है तो उनको बारीक बारीक लेके चलना होता है ना। तो आज हम बात करते हैं स्टेटरी कंप्लायंस। देखिए, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में काम करने के लिए, चाहे आप किसी भी पद में
काम करते हो एचआर डिपार्टमेंट की, आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि लोकल लेबर लॉज को आप जो है इम्प्लीमेंट करें। उसमें जो की डॉक्यूमेंट होता है वो मैं आपको बताऊँ हर महीने जनरेट होता है, वो होता है कंपनी की पे शीट। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो एचआर डिपार्टमेंट की होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि डेली अटेंडेंस एम्प्लॉयज़ की कंपनी में जो भी प्रोविज़न है, आप यहाँ चाहे पंचिंग मशीन है, चाहे मैनुअल अटेंडेंस रजिस्टर है, चाहे आई इम्प्रेशन वाली मशीन है, थंब इम्प्रेशन वाली मशीन है, आपको जो भी आपके अटेंडेंस लेने का प्रोसीजर है, आप एम्प्लॉय की हर एक एम्प्लॉय की अटेंडेंस की कोडिंग होनी चाहिए, है ना। और साथ में उसका रिकॉर्ड आपको, चाहे पेरोल सिस्टम है, चाहे आपका जो भी प्रोसीजर है मैनुअल है, रिकॉर्ड डे टू डे बेसिस पे मेंटेन होना है। और रूल ये कहता है, लेबर लॉ ये कहता है, 1 से 100 लाख लोगों तक की तनख्वाह है तो 1 तारीख, 100 से 1000 तक की है तो 7 तारीख, 1000 से ऊपर है तो 10 तक सैलरी का अधिकतम 10 तारीख होती है। मैक्सिमम सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन इज टू बी मेड बाय 10th डे ऑफ एवरी मंथ। ओके, तो हमें इस बात को ध्यान में रखते हुए एचआर की जिम्मेदारी होती है कि तनख्वाह टाइम से बनानी है। अब जो कंप्लायंस का की रिकॉर्ड होता है, स्ट्रिक्टली कंप्लायंस का, वो होता है पे शीट। आज हम आपको सैलरी शीट के बारे में सिर्फ एक जनरल इन्फॉर्मेशन देंगे, इट्स लाइक एन इंट्रोडक्शन। इसको हम आगे बढ़ाएंगे, फिर इसका एक एक पार्ट लेंगे, तो फिर बाद में हम इसको कंपाइल करके एक बड़ा वीडियो बना के आपको एक्सेल पे दिखाएंगे भी, एक्सेल पे डेमो देंगे आपको। तो उसके आइए आज इस सीरीज़ को ज्वाइन करते हैं। आज ये इनिशियल एक इंट्रोडक्शन सीरीज़ है, ठीक है। सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन ये एचआर डिपार्टमेंट का की रोल होता है। जितने भी कर्मचारी काम करने के लिए आए हैं, ऑफ कोर्स उनको हर महीने सैलरी देनी है उनके अटेंडेंस के हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले है एम्प्लॉय कोड। जब भी कोई न्यू ज्वाइनिंग कंपनी में आते हैं तो उनको एक एम्प्लॉय कोड दिया जाता है। वो एम्प्लॉय कोड उस एम्प्लॉय की आइडेंटिटी है और उस एम्प्लॉय कोड में ही उनकी सारा डेटा मेंटेन किया जाता है, ठीक। वही एम्प्लॉय कोड ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि किस पीरियड में एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग हुई है, और वो एक छाता है, इस छाते के नीचे जो है एम्प्लॉय खड़ा होता है, दैट इज द एम्प्लॉय कोड। एम्प्लॉय कोड के बाद है सैलरी वेज रेट। अब एम्प्लॉय कोड में उसका नाम भी आएगा, डेजिग्नेशन भी आएगा, डिपार्टमेंट भी आएगा और उसकी सैलरी क्या क्या हुई है, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका, उसमें ये भी आएगा पीएफ नंबर क्या है अगर उसका पीएफ कटता है, या ईएसआई इंश्योरेंस नंबर क्या है उसका, ठीक है। तो ये दोनों नंबर एम्प्लॉय के कोड के आगे जो है वो हेड में, कॉलम में आते हैं। नेक्स्ट आता है उसका एम्प्लॉय की सैलरी वेज रेट। अब जो हम सैलरी देखते हैं तो उसमें सबसे बड़ा कंप्लाइंस होता है मिनिमम वेजेस का। देखिए सभी स्टेट गवर्नमेंट हर साल, जैसे यूपी में की बात करूँ मैं, दिल्ली या हरियाणा की करूँ, 6 मंथ के गैप में जो है वो मिनिमम वेज का नोटिफिकेशन आता है। उसमें अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड और अदर ग्रेजुएट, नहीं तो अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड 3 रेट होते हैं। तो सबसे बड़ी हमारी कंप्लायंस की जो जिम्मेदारी है वो ये है कि मिनिमम वेज रेट को मेंटेन किया जा सके। मिनिमम वेज क्या है? दिस इज एन एक्ट। मिनिमम वेज एक एक्ट है, इसीलिए हमने बोला है ये टॉपिक बड़ा है और इसको हम धीरे धीरे इसको डिस्कस करेंगे। तो मिनिमम वेज जितने भी कर्मचारी हैं सबको मिनिमम वेज होनी चाहिए। अब ये नहीं है कि मान लीजिए कि स्किल्ड पर्सन है, मान लीजिए एक ऑपरेटर है, मशीन ऑपरेटर, और उसका पे डेजिग्नेशन तो उसका मशीन ऑपरेटर है, ही इज ऑपरेटिंग मशीन, और उसका जो मैं सैलरी रेट अनस्किल्ड वाला रख दूँ, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है कितनी हमारे पास स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, अनस्किल्ड एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कमैन है, और साथ में कितने ग्रेजुएट हैं, तो वो हमें मिनिमम वेज रेट को मेंटेन करना होता है। फिर आता है पे डेज। अब देखिए, अब एक मेजर कंप्लायंस हमारा स्टार्ट हो जाता है, वो होता है पे डेज से। पे डेज में क्या आता है? डेज वर्क, यानी एक्चुअली अटेंडेंस या पंचिंग के हिसाब से किस कर्मचारी ने एक्चुअल कितने दिन काम किया है। 30 दिन का महीना है, कोई कर्मचारी 25 दिन आ रहा है, कोई 20 दिन आ रहा है, 4 संडे मान लीजिए, है ना। तो फिर आता है आपका वीकली ऑफ। वीकली ऑफ किस महीने कैलेंडर के हिसाब से, फ्रॉम डे 1 to 30th या एंड लास्ट डे ऑफ मंथ कितने संडेज आ रहे हैं वीकली ऑफ, तो वो संडे होते हैं। फिर आपका हॉलीडे, जैसे आपका जनवरी में 26 है, नेशनल हॉलीडे की मैं बात कर रही हूँ,
तो वो हॉलीडे इधर इधर इस कॉलम में काउंट करेगा। फिर आता है आपका लीव सेक्शन। लीव में आता है CL, SL, EL, कॉम्पनसेटरी ऑफ, लीव विदाउट पे, फिर पे डेज आते हैं। ठीक, अब सबसे बड़ा कंप्लायंस स्टार्ट होता है कि कर्मचारी की अटेंडेंस ग्राफ के हिसाब से उसके इस कॉलम को फिल करना होता है HR डिपार्टमेंट को, चाहे वो पेरोल के माध्यम से करे, चाहे मैनुअल करे, एक्सेल शीट पे करे, वट एवर इज द मीन्स, बट दे नीड टू फिल अप ऑल दिस इंफॉर्मेशन। ओके, फिर ये आता है कि सैलरी किस हिसाब से बननी है, 30 दिन का महीना है, 31 का है, 28 का है या 29 का है, उसके डेज के हिसाब से सैलरी की काउंटिंग होती है। जैसे मैं बात करूँ कि एक व्यक्ति एक की तनख्वाह 10,000 रुपये है और 30 दिन का महीना है, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 30 और मल्टीप्लाई बाय टोटल जो उसके पे डेज यहाँ पर आते हैं, है ना। अगर उसका छुट्टी वगैरह सब मिला के 26 दिन है, 26 दिन का उसका पेमेंट बनेगा। फिर हमारी कैलकुलेशन का फॉर्मूला है। कुछ कंपनी ऐसी होती हैं, बहुत कम, वैसे नॉर्मली एक जनरल और स्टैंडर्ड फार्मूला यही होता है। कुछ कंपनीज होती हैं जो 26 से डिवाइड कर लेती हैं, बट मैंने अब तक जो एक्सपीरियंस लिया है वो इन्हीं फार्मूलों पे लिया है। फिर आता है डिडक्शंस। अब आता है डिडक्शन पार्ट। देखिए, डिडक्शन हम किसी की तनख्वाह से कोई ऐसा डिडक्शन नहीं कर सकते जो कि एक लिमिट के बाहर आता है कानून की, लोकल लेबर लॉस की, राइट। तो एक स्टैंडर्ड डिडक्शन के कॉलम क्या होते हैं, लाइक ESI आपको पता ही है, PF आपको पता ही है। ESI 0.75% उसकी ग्रॉस का, अर्नड ग्रॉस का। EPF उसका 12% अर्नड बेसिक का, बेसिक प्लस DA। एडवांस किसको कहते हैं, मान लीजिए एक एम्प्लॉय की तनख्वाह 10,000 रुपये है और उसने 8,000 रुपये एडवांस ले लिया, 8 नहीं 7 मानिए, क्योंकि PF ESI भी कटता है ना, या और कोई भी डिडक्शन होता है, लेबर वेलफेयर फंड का भी होता है, हरियाणा में होता है जैसे। तो उसका एडवांस उसने 6,000 रुपये ले लिया, तो वो 6,000 रुपये उसका उसी महीने कटेगा, दैट इज एन एडवांस। एडवांस में तनख्वाह लेना, तनख्वाह कब लेंगे, एक ही महीने की तनख्वाह तो बनती है ना हमारी हर मंथ, उसको हम लेते रहते हैं। अब एडवांस वो होता है तो उसी महीने कट जाता है ना, वो एडवांस। अब लोन क्या होता है, मान लीजिए एक एम्प्लॉय की तनख्वाह 10,000 रुपये है और उसने सपोज कीजिए 25,000 का लोन ले लिया, 5,000 की 5 किश्त, तो वो जो उसकी EMI है वो लोन वाले पार्ट में घटेगी 5,000 रुपये। और फिर आता है लेबर वेलफेयर फंड, जैसे मैंने बताया वो हरियाणा में है जैसे, तो वो 15-20 रुपये या 25-30 रुपये जो भी उस प्रोविज़न होता है वो करता है। फिर होता है अदर में कुछ अदर डिडक्शंस आते हैं, जैसे कुछ मोबाइल कंपनी दे रही है यूज़ के लिए, उसका डिडक्शन है, या कुछ डैमेज है, पेनाल्टी है, तो वो अदर की हेड में आती है, तो ये डिडक्शन होते हैं। अब हमारी अर्निंग हो गई है ना, पे डेज के हिसाब से। पहले हमारा सैलरी रेट होता है जिसमें मिनिमम वेज डेजिग्नेशन के हिसाब से आनी चाहिए, और सैलरी जो होती है वो व्यक्ति की काबिलियत, उसका अनुभव, उसकी क्वालिफिकेशन और उसकी बार्गेनिंग जब वो इंटरव्यू के दौरान करता है, और उसका पास्ट सैलरी रिकॉर्ड, उसके बेस पे सैलरी तय होती है मार्केट में, मार्केट के प्रिवेलिंग रेट के हिसाब से, उसके डेजिग्नेशन के हिसाब से। तो बट जो वर्कमैन की अगर मैं बात करूँ तो मिनिमम वेजेस को जो है वो मैनेज करना है कंपनी की और HR डिपार्टमेंट की बहुत मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो पहले सैलरी रेट है, फिर उसके पेड डेज निकलेंगे यहाँ पर, फिर पेड डेज को सैलरी से डिवाइड करके उसका अर्निंग निकलेगा, अर्निंग में से डिडक्शन यानी तनख्वाह कटेगी, और डिडक्शन के बाद जो बचा हुआ अमाउंट है वो नेट पेड होता है, और नेट पेड अमाउंट बैंक ट्रांसफ़र के द्वारा जो है वो एम्प्लॉय के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो जी ये मैंने आपको बताया आज सैलरी का इंट्रोडक्शन, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, और ऑफ कोर्स मैंने HR में जब वर्क स्टार्ट किया था तो मेरे को इसको सीखने में खुद भी 3.5-4 साल लग गए थे। मैंने जो इसमें काम करना स्टार्ट किया था वो पे स्लिप को डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट किया था। तो जब मैं पे स्लिप को बांटने के लिए जाती थी, आई वॉज वेरी जूनियर, तो मेरे पास मतलब कंसर्न एम्प्लॉयज़ की, संबंधित कर्मचारियों की क्वेरीज आती थी, तो मैं उनको एक नोटबुक में नोट करती थी प्लांट में जा कर के, और फिर मैं अपने सीनियर्स के साथ बैठ के उनको रिजॉल्व करती थी। फिर मैं रिकॉर्ड चेक करती थी, रिकॉर्ड चेक करने के बाद मैं फिर कर्मचारियों को जाके समझाती थी। उनके कुछ छोटे ग्रीवांसेस होते थे, छुट्टी का, लीव एडजस्टमेंट का, वीकली ऑफ का के बारे में जानकारी, और डिडक्शंस किस किस बेस पे हो गए, तनख्वाह कहाँ कटी, उनकी पे स्लिप्स को भी सब वर्कर को हम पे स्लिप भी समझाते हैं कभी कभी। तो
तो ये सब हमको समझाना होता था, तो मैंने वहाँ से ये ट्रेनिंग, सेल्फ ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, जो एक बहुत ही की ट्रेनिंग है, मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो बिकॉज दिस इज़ अ बिग चैप्टर, इसको हम स्लोली स्लोली आगे और वीडियो से बढ़ाएंगे। आई होप सो आज आपको ये चैप्टर, ये इंट्रोडक्शन जो पार्ट है सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन का, वो कुछ समझ में कीज इसकी आई होंगी। और चूँकि देखिए कर्मचारियों को भी पे स्लिप्स मिलती हैं, पे स्लिप्स में सारा ब्यौरा होता है, तो ऐसा नहीं है एचआर डिपार्टमेंट को ही पता होना चाहिए सब, ये सब कर्मचारियों को पता होना चाहिए, कॉमन व्यक्तियों को पता होना चाहिए। और ऑफकोर्स हमें पे स्लिप्स को संभाल के रखना चाहिए, बिकॉज कल हमको पीएफ विड्रॉ करना है, पीएफ ट्रांसफ़र कराना है, ईएसआई क्लेम लेना है, या कोई भी बेनिफिट लेना है, तो हम अपनी पे स्लिप के माध्यम से खुद अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हम कितने के लिए डिजर्व करते हैं। ठीक है, तो आई होप सो व्यूअर्स को पसंद आया होगा। धीरे धीरे भी हम लीगल पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, और जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं अगर वो नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बिकॉज मोटिवेशन, जैसे कि हम बात करते हैं अक्सर एचआर में, और अगर हम कोई भी काम करते हैं मोटिवेशन की जरूरत होती है। ऑफकोर्स जो व्यूअर्स हैं अगर सब्सक्राइब करेंगे दैट विल इन्हांस माई मोटिवेशन, और मैं आगे और भी एक्सपीरियंस एचआर के शेयर करूँगी, तो कंप्लायंस के, ऑडिट्स के, एचआर के, एडमिनिस्ट्रेशन के, और साथ ही साथ जो है लॉ से रिलेटेड। तो अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करिए, नहीं तो आप लाइक शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।